किसान हरियाणा जाके पशु लाता है ना, जी। उससे लाख गुना बढ़िया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके किसान के घर से अच्छी भैंस, बैक्टीरिया जो वायरस हो निकला, कोई पशु और हीट में है, उसके यूट्रस के अंदर क्या वो भी ब्रूसेला हो जाए। अरे भाई 4 से 8 मंथ के अंदर लगवाना है। हर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 4 से 8 मंथ बता देगा, लेकिन बच्चे का वजन भी 100 केजी, इतना बड़ा शरीर है, कितने मल्टीविटामिन हैं और कितने मल्टीविटामिन की कमी से रिपीट ब्रीडिंग होती है। अब यहाँ देगा भी ना 22 लीटर की तो 6 दांत देगा, मेल खाई देगा, मेस्टाइटिस से समस्या होगी, कौन जाने प्रोलेप्स से दिखाती है, वो टॉप से टॉप आप फीड खिला लीजिए, लेकिन आपको मिनरल मिक्सचर बंद नहीं करना है। अच्छा जी, चाहे जो सबसे हाई क्लास फीड लग रहा है आपको। फीड मिलर जो होते हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि भैया हमने मेरा फीड इतना अच्छा है कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं देना नहीं है। सर, मैं इस चीज को नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ एक फौजी भाई के डेयरी फार्म पे, जो कि इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की, फौज के पहले शुरुआत की, फौज के बाद में शुरुआत की, रिटायर होने के बाद शुरुआत की। ये चीज़ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और ये डेयरी फार्म ही नहीं, ये इनका मेहनत है, इनका ये सपना है। तो आज के वीडियो में हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो बने तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा सर। नमस्कार सर, मैं सतीश यादव, ग्राम सभा उधरामपुर, विकासखंड चोलापुर, जिला बनारस से। तो आप इस डेयरी फार्मिंग के लाइन में आने से पहले आप क्या करते थे सर? सर मैं आर्मी में जॉब करता था। अच्छा जी। तो आर्मी में आपकी मतलब क्या जिम्मेदारी थी, आप क्या उसमें करते थे आर्मी में जॉब? सर देखिए, आर्मी में मैं 17 साल में 2-2.5 साल अगर ट्रेनिंग निकाल दिया जाए तो मेरा पूरा सफ़र घातक प्लाटून में ही रहा। अच्छा। और घातक प्लाटून में नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुआ और गांव चला आया। अच्छा, तो आपका जो डेयरी फार्म का प्लान था वो रिटायर्ड होने के बाद था या रिटायर्ड जॉब करे थे तभी का ये प्लान था? नहीं सर, 2013 में मेरा प्लान डिसाइड हो गया था कि मुझे डेयरी फार्मिंग करनी है। अच्छा जी। तो आखिर इसका मतलब क्या प्रेरणा स्रोत क्या रहा डेयरी फार्मिंग का? देखिए सर, पहले से बचपन से ही पशु पक्षी पेड़ पौधे पशुओं से प्रेम था जी। और दूसरा चीज़ नौकरी करने का विचार 2013 में हट गया था। अच्छा। जैसे ही मतलब 17 साल सर्विस पूरी हो तो नौकरी छोड़ देनी है। अच्छा। तो उसके बाद अपने लिए भी कोई एक धंधा चाहिए भाई, रोजी रोटी चलाने के लिए। जी जी। तो फिर मैंने पशुपालन को ही चुना। अच्छा। मेरा प्राथमिक जो बिजनेस है वो पशुपालन ही है। उसी समय मैं डिसाइड किया पशुपालन करूँगा। तो 2013 में ही मतलब जॉब छोड़ने की आपने मन बना लिया जी था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या 2013 से ही इस फार्म की शुरुआत हो गई थी या शुरुआत कब हुई थी इस फार्म की? नहीं सर, फार्म की शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2021 को। अच्छा। और भाई था हाँ। और लेबर थे, उनके जरिए काम मतलब शुरुआत स्तर चला। और मेरे हिसाब से 2 गाय और 1 भैंस से शुरू करा था मैंने। अच्छा, जी। तो 2 गाय और 2 भैंस, कितना खर्चा शुरुआत में किए थे सर डेयरी फार्म स्टार्ट सर करने? शुरुआत में तो खर्चा नहीं लगा था क्योंकि शेड वोड उतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं था, तो 35-40 हज़ार का उधर शेड में खर्चा आ गया था और जी, जी। लगभग मैं 1.5 लाख रुपए में गाय भैंस ले आया था। अच्छा, जी, शुरुआत में यही खर्च था। तो शुरुआत में मतलब माना जाए 2.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट जी किया जी था? बिल्कुल। अच्छा, तो जब स्टार्ट आपने किया काफ़ी चैलेंजिंग होगा क्योंकि आप थे जॉब में 2021 में, घर में भाई के द्वारा आपने स्टार्ट करवाया इसको, तो फिर क्या चैलेंजेज आपको झेलना पड़ा था? देखिए सर, अभी जैसे मैं तो फौज में था, लेकिन फौज में रहते रहते मैं 2013 से ही इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी, अच्छा। डेयरी फार्मिंग की। फिर मैं गेम खेलता था तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाता था वहाँ पे नाइट पास लेकर के या डे पास लेकर के मैं विजिट करता था डेयरी फार्मिंग का। और 2013 से मेरा 2024 तक चला। अच्छा। मैं वो अपनी प्रक्रिया नहीं छोड़ा। अच्छा। जहाँ भी जाना, जिस क्षेत्र में जाना, अच्छे पशुपालक के यहाँ जाता था, सीखता था। अच्छा। फिर उसके बाद NDRI करनाल से सीखा, मेरठ से ट्रेनिंग ली। अच्छा। और देहरादून अपना डॉक्टर UK उथैया जी हैं, वहाँ से ली। अच्छा। फिर लाला लाजपत राय वेटनरी कॉलेज है आपका हिसार में, जी, मैं जी। वहाँ ट्रेनिंग लिया नहीं, लेकिन कम से कम 2 महीने 3 महीने उनके बीच में मैं जाके बैठता था, देखता था। तो चैलेंजिंग वहाँ पे नहीं था, चैलेंजिंग यहाँ पे था। अच्छा। क्योंकि गांव में जो बंदा कभी पशुपालन की ट्रेनिंग नहीं लिया है ना जी। यार, उसको अगर उतना अनुभव नहीं है और ट्रेनिंग लिया हुआ या सिखलाई हुआ उसको कुछ बंदा बताता है तो उसको अवॉइड करता है। अच्छा। क्योंकि गांव में लोग ट्रेनिंग को महत्व नहीं देते, जी, जी। ये सच्चाई है। अच्छा। उनको लगेगा कि ये नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। लेकिन आज की डेट में बहुत नई चीज़ है। अच्छा। बिना सीखे आप इस धंधे में काम नहीं कर सकते। ये चैलेंजिंग था। और लेकिन जब रिटायर्ड हो गया तो उसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ मैं। हालांकि भाई ने इसको बहुत अच्छे से संभाला था, और नहीं संभालता तो आज ये प्लेटफॉर्म नहीं बना होता। अच्छा, जी। तो कहीं ना कि रिटायर्ड होने से पहले आपके मन में ये था कि हम पशुपालन में जाएंगे
और उसका आपने जो शुरुआत था वो 2021 से ही आपने कर दिया, फॉर्म मतलब बनाना शुरू कर दिया जी था। जी जी जी। तो जब शुरुआत किए थे तो क्या इस तरीके से शेड में ही किया था या घर में आपने इसको नहीं शुरुआत नहीं, यहीं पे शुरू किया था, उधर दूसरा शेड बनाया था उसमें, किया? जी जी। इसको बाद में बनवाया गया इसको कब आपने बनवाया था? 2022 में। 2022 में। कितना अप्रॉक्स खर्चा आया होगा, कितना बाई कितना में, पहले ये बताइए। ये 120 बाई 12 12 में है। जी। कितने पशुओं के लिए आपने बनवाया था? ये टोटल है आपका 26 एनिमल्स का है अच्छा, 26 एनिमल के लिए जी। आपने बनवाया। इस समय ये 100 बाई 12 है अच्छा और 26 एनिमल्स इसमें बड़े आराम से आएंगे। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या जो इस तरीके का आपने शेड बनवाया है, हाइट भी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कम है इसमें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है इस शेड में आपको? देखिए सर, पहले तो हमारे यहाँ पे ना गर्मी का कोई मैटर यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हमारे पशु यहाँ गर्मी में रहते ही नहीं। अच्छा जैसे मई में हमारे पशु चले जाते हैं बगीचे में, खेतों में, अच्छा और वहीं छूट जाते हैं चरने के लिए, जी। और शाम को 4 बजे अपना आते हैं। अच्छा ये रहता है प्रक्रिया। अगर बाढ़ आ जाती है तो ठीक है, अगर बाढ़ नहीं आती तो अक्टूबर तक बाहर ही रहते हैं, इसलिए इसकी हाइट का बहुत ज़्यादा मायने नहीं मसला नहीं रहता है। जी। अच्छा अच्छा। तो अब बात करते हैं, आपने 2 पशु से शुरुआत किया जी। और फिर आप थे नहीं यहाँ पे, तो उसको मैनेज करना भी काफ़ी कठिन हो रहा होगा आपके लिए, हाँ, क्योंकि ये तो पशु है। शुरुआत में आपने कहाँ से, पहले तो ये बताइए पशु की खरीदारी आपने कहाँ से किया था? सर देखिए, शुरुआत में तो लोकल से खरीदा, जी। फिर 4-5 भैंस लाया हरियाणा से। अच्छा। 3 बार में, एक बार 1 लाया, एक बार 2 लाया, एक बार 3 लाया हाँ हाँ। जी। तो लोकल से जो आपने खरीदारी किया, किसान से खरीदे थे, मेले से खरीदे थे या किसी दलाल के थ्रू? सर देखिए, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, जो किसान हरियाणा जाके पशु लाता है ना, जी। उससे लाख गुना बढ़िया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके हाँ। किसान के घर से अच्छी भैंस ढूंढ के आप ले लीजिए, आप उससे लाख गुना फायदे में रहोगे। अच्छा। जी तो आपने लोकल से ही शुरुआत किया जी। था? शुरुआत तो मैंने वहां से करी, लेकिन सिस्टम मुझे धीरे धीरे जब समझ में आया तो मैं लोकल लेने लगा। अच्छा। उससे कम से कम 20,000 25,000 एक भैंस पे कम आपका पैसा मिल रहा, और 12-13 लीटर 14 लीटर की आपको भैंस जब यही मिल जा रही है जी जी। तो 90,000 की तो आप हरियाणा 1,20,000 क्यों देने जा रहे हैं? अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर पशु खरीदने में बहुत सारे हमारे युवा साथी ठगा जाते हैं, जी। तो कैसे पशुओं की खरीदारी करें और बेहतर कहाँ से होगा, ये आप थोड़ा सा जरूर देखिए बताइए, सर, क्योंकि आपने तो बताया कि हरियाणा जाना नहीं है। बेहतर तो किसान के यहाँ से ही है, अच्छा किसी व्यापारी के यहाँ से नहीं जी। है, किसी डेयरी फार्म से नहीं है। जी जैसे कि ये मेरा डेयरी फार्म है जी और मुझे भैंस बेचनी है, तो मैं सर वहीं भैंस बेचूंगा जो मुझे रखनी नहीं है, जी। सीधी सी बात। अच्छा। तो इतना मान के चले कि 15 एनिमल्स हैं, 16 हैं, हम्म। अगर उसमें से एक बेचनी है तो जिसका 16वां नंबर होगा मैं वहीं बेचूंगा। अच्छा। इसलिए आपको कभी भी भैंस खरीदनी है, किसी को भी खरीदनी हो, किसान के यहाँ से खरीदे। बिना बच्चा दी पशु नहीं खरीदना है, जी जी। बच्चा दिया हुआ ही पशु खरीदना है। दूध 2 टाइम 3 टाइम निकाल के कितना मिल्क दे रही है हाँ। उसके अनुसार आप रेट लगाइए और खरीदिए। प्रेग्नेंट है वो नहीं खरीदना है, जी जी। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ। आप मान के चलिए, अगर आपने 5 भैंस खरीदी तो एक भैंस ऐसी होगी जिसका जेर फंस जाएगा, मिल्क फ्योर हो जाएगा, कीटोसिस हो जाएगा, थनैला हो जाएगा, अच्छा। और दूध बताएगा व्यापारी 15 लीटर है, घर आके देखिए 9 लीटर। तो ये चीज़ें आपको करनी है ग्राउंड पे, एक्चुअली में जो हकीकत है। 1 महीने की ब्याई ले लीजिए आप, वो मंजूर है। जी जी। 5,000 महंगा दे करके ले लीजिए, वो भी मंजूर है, लेकिन सब कुछ तैयार हुआ है, फिर लीजिए आप। आपने जो मेरे मन की बात बताई, क्योंकि हमारे साथ भी जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, फ़ोन करके बोलते हैं किसी डेयरी फार्म से गाय लेनी है, तो मैं कहता हूँ आप डेयरी फार्म से ना लेकर के कहीं आप किसानों को, क्योंकि गाय खरीदना काफ़ी कठिन काम है, या भैंस खरीदना, किसी भी एनिमल को खरीदना कठिन काम है। ये आप मानते हैं नहीं मानते, कठिन काम है नहीं है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा तो पशु सिलेक्शन ही है ना जी। अगर पशु सिलेक्शन करने में ही पशुपालक गलती कर दिया तो फिर पूरा 1 साल उसका नुकसान हो जाएगा। जी जी। क्योंकि 60,000 70,000 से नीचे की तो गाय नहीं आ रही, वो भी 20 लीटर 16 लीटर तक की बात कर रहे हैं, जी जी। और 15-16 लीटर की भैंस लाख रुपए की आ रही, अच्छा। और बिना दूध निकाले आपने खूब तैयार है, देख लिया थन इतना बड़ा देख लिया, आने के बाद 8 लीटर दे रही है, इसका क्या मतलब है? फिर अच्छा। नुकसान हो जाएगा। जी जी। आप पहले ही देख के लीजिए ना, दूध 3 टाइम निकलवाइए, और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बंदा 2 जेल पिला देगा, 1 लीटर बढ़ा के दे देगी, जी जी। 2 लीटर दे देगी, लेकिन 14 वहां देगी तो 12 तो कम से कम आपके यहाँ देगी। जी जी। और बिना बच्चा दी हुई कैसे गारंटी लेंगे आपकी एक इतने लीटर दूध देगी? जी जी। तो अब बात कर लेते हैं पशुओं में रोग, क्योंकि जब आप डेयरी फार्म शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा नहीं, तो किस किस प्रकार का रोग होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें दर्शकों को देखिए सर, एक तो नॉर्मली है भाई, पशु को सर्दी लग गई, सर्दी का मौसम में फीवर आ रहा, जी जी। ये तो एक नॉर्मल चीज होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वैक्सीनेशन के जरिए खत्म की जा सकती हैं। जैसे में आपका एफएमडी हो गया, मेरी तरफ इस समय एफएमडी बहुत ज्यादा है, हाँ। और एचएस हो गया, जी जी। गला घोटू हो गया, हाँ। ब्लैक क्वार्टर, फिर आपका उसके बाद लंगड़ी जिसको बोलते हैं, हाँ। तो इन सब चीजों का वैक्सीन आता है, उसको करवाइए। फिर एक सबसे खतरनाक है ब्रूसेला, अच्छा। जो मतलब कि आपके पूरे हर्ड को बर्बाद कर देता है।
अच्छा। अगर एक पशु को ब्रुसेला हो गया जी जी। और इसका बच्चा अबॉर्ट कर गया, हाँ। तो इसकी जो जेर है ना, अगर वो हमारे हाथ में भी लगी और हमारे में भी वो वायरस आया तो हमारे में भी हो जाएगा। अच्छा। जायज सी बात है। जी जी। दूसरा क्या है इसका कि ये पशु का बैक्टीरिया जो वायरस हो निकला, कोई पशु और हीट में है, उसके यूट्रस के अंदर क्या वो भी ब्रुसेला हो जाएगा। अच्छा। 3 मंथ से लेकर के 7 मंथ और 8 मंथ के बीच में जो पशु बच्चा गिराता है, जी जी। वो 90% ब्रुसेला की वजह से होता है, 10% गर्मी की वजह से होता है। अच्छा। तो कोशिश करिए कि इन सब का वैक्सीनेशन आप समय से करवा लीजिए। अच्छा। और ये वैक्सीनेशन जो होता है 3 महीने से लेकर के 8 महीने के बीच में जो बच्चा होता है, हाँ। उसी में सारे वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाता है। अच्छा। और बच के आपका FMD, HS, BQ, लंपी, इनका तो हर सीजन में लगता है, हर साल लगता है। कितनी बार साल में? आपका FMD का 2 बार लगता है। अच्छा। और गला घोटू का 1 बार लगता है। अच्छा। और लंगड़ी का भी 1 बार लगता है, 2 बार लगता है। अच्छा। तो FMD का कब कब लगता है सर? देखिए सर, इस समय आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जी जी। लेकिन इस समय कराना इसलिए नहीं है जैसे मेरे यहाँ पे, जी जी। क्योंकि मेरी तरफ प्रकोप FMD का चल गया है। अच्छा। और जहाँ पे FMD का प्रकोप चला या किसी भी गला घोटू का या लंगड़ी का अगर प्रकोप है, तो उससे 500 मीटर के आसपास वैक्सीनेशन नहीं करना है, क्योंकि वो उल्टा रिएक्शन कर देता है। हाँ जी सर। उल्टा रिएक्शन करेगा आपका, अच्छा। तो उस समय वैक्सीनेशन नहीं करना है। दूसरा सर, ये जो ब्रुसेला का है ना, ये 8 मंथ के बाद नहीं लगवाना है, ये भी नोट करना है। अच्छा। लोग क्या करते हैं, 4 से 8 मंथ का तो दे दिया। जी जी। अरे भाई, 4 से 8 मंथ के अंदर लगवाना है। हर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 4 से 8 मंथ बता देगा। जी जी। लेकिन बच्चे का वजन भी 100 kg होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि बच्चिया 40 kg है, उस पर ब्रुसेला का आपने इंजेक्शन लगवा दिया 4 से 8 महीने के अंदर, और फिर 8 महीने के बाद भी नहीं लगवाना। अगर आपसे ठीक है गलती से चूक हो गई कि भाई 8 महीने 5 दिन हो गए, ब्रुसेला नहीं लगवा पाया, तो उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको मत लगवाइए। उसका और दुष्प्रभाव आगे जाके दूसरा पड़ सकता है। अच्छा जी। तो FMD का आपने बताया कौन कौन से महीने में दिया जाएगा सर? देखिए सर, एक तो है सीधी सी होली पकड़ लीजिए जी। और फिर उसके बाद दीपावली पकड़ लीजिए। दीपावली 2 बस यही सीजन आप पकड़िए। होली के बाद लगवा दीजिए, दीपावली के बाद लगवा दीजिए, ये सबसे बढ़िया समय। आपको तो ये डेट आपकी तरफ से क्या सरकार की तरफ से मिल जाता है, आप मेडिकल स्टोर से? नहीं सर, देखिए मैं तो रक्षा ट्रैक वैक लगवाता हूँ, जिसमें HS, BQ, FMD तीनों होता है। अच्छा। तो एक बार क्या है कि HS का काम हो गया, पूरे साल दोबारा लगवाना नहीं है। जी जी। एक बार मैं सरकारी लगवाता हूँ, FMD का और ब्लैक वाटर का। अच्छा। तो उपलब्ध हो जाता है? जी बिल्कुल, आसानी से हो जाता है। तो उसके बाद बारी आती है, देखिए आम जो समस्या हमने देखा अभी डेयरी फार्म में घूम घूम के, ये लोग थैलेला से ग्रसित होते हैं, उसके बाद रिपीट ब्रीडिंग, दोनों जो है मुख्य समस्या मेरे हिसाब से दिखता है। तो थैलेला आपके यहाँ कभी हुआ नहीं हुआ है सर? मेरे आने के बाद तो नहीं हुआ सर, 11 महीने में। अच्छा। और दूसरा क्या है, थनैला का मुख्य कारण खुद मैं हूँ। अच्छा। अगर मेरे पशु को थनैला हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण पशुपालक। जी जी। 80% पशुपालक की गलती से मेस्टाइटिस होता है। अच्छा। सीधी सी बात। जी जी। और 20% पशु की गलती से होता है। अब जैसे जिस पशु का सोमेटिक सेल स्कोर की क्षमता उसकी लड़ने से कम है, तो फिर थनैला होगा। वो हो गया पशु की गलती। और उस पशु की गलती भी नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम उस लायक सीमन सिलेक्शन नहीं करते। जी जी। हमें जो है सोमेटिक सेल स्कोर जिसका 2.8, 2.83 इसका उस हिसाब से लगवाइए। यहाँ दूध के चक्कर में लोग 3.4, 3.6 तक सोमेटिक सेल स्कोर वाले बुल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जायज सी बात है, वो दूध तो 40 लीटर देगी, 35 लीटर लेकिन मेस्टाइटिस में आएगी। और मेस्टाइटिस होने का एक सबसे बड़ा कारण और है कि जैसे पशु दूध निकाला आपने, जी जी, और 30 से 40 मिनट के अंदर आपका पशु नीचे बैठना नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि इसका जो सुराख है ना, ये लगभग में 30 से 40 मिनट तक खुला रहता है। अच्छा। थन का सुराग अगर खुला है तो उसके अंदर से बैक्टीरिया जाएगा और जायज सी बात है मेस्टाइटिस का रूप ले लेगा। अच्छा। और किसी पशु को अगर मेस्टाइटिस हुआ है, जी जी, तो बिना हाथ धोए उस पशु को दुहना नहीं है दूसरे पशु को। जी जी। दूसरा, जैसे मान के चलिए कि इस थन में मेस्टाइटिस है, अच्छा अच्छा। एक थन में जैसे इसमें मेस्टाइटिस है, जी जी। तो या तो इसका सबसे पहले दूध निकाल लीजिए और नहीं तो सबसे बाद में निकालिए। अच्छा। अगर सबसे पहले दूध निकालते हैं इसका, तो दूध निकालने के बाद अपना हाथ साफ कर लीजिए। जी जी। अगर बाद में निकालते हैं, तीनों का दूध दूह के साइड कर दीजिए, फिर उसको निकालिए। अच्छा। और जमीन पे उसका मतलब दूध नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन पे गिरेगा सर, जायज सी बात है, उसके अंदर बैक्टीरिया नीचे जाएगा, इसका थन खुला है, इसको भी होगा। जी जी। तो ये अपने से पशुपालक की गलती है यहाँ पे मेस्टाइटिस। अगर चाहे तो 50 से 70% अपने पशु को बचा सकता है, खुद बचा सकता है। जी जी, आप टीथ ड्रिप ले लीजिए। अगर किसी डेयरी फार्म में ज्यादा समस्या आ रही है, टीथ ड्रिप लीजिए, लगा दीजिए सॉल्यूशन। जी, वो अपना 12 घंटे तक संभालेगा, तब तक फिर दूसरा टाइम आ जाएगा, फिर लगा दीजिए धोने के बाद। अच्छा।
और दूसरा हमने जो कहा रिपीट ब्रीडिंग, तो ये किसके कारण से होता है? देखिए रिपीट ब्रीडिंग तो चारा, रिपीट ब्रीडिंग के कारण ही बहुत है सर। अच्छा। रिपीट ब्रीडिंग को समझना मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो मुश्किल है। अच्छा इतना बड़ा शरीर है, जी कितने मल्टीविटामिन हैं जी जी। और कितने मल्टीविटामिन की कमी से रिपीट ब्रीडिंग होती है। अच्छा अब यहाँ पे तो लैब है नहीं जी, कि यार आपने आयोडीन की कमी है इसकी वजह से रिपीट हो रही है, जी जी। या सेलेनियम की कमी है इसकी वजह से रिपीट हो रही है। हाँ। तो इसको मतलब मैनेज करने के लिए मिनरल मिक्सचर आपको देना है। पहली चीज तो ये हो गई आपकी, क्योंकि मल्टीविटामिन हमारे यहाँ लैब होता तो डिस्चार्ज ले जाके लैब चेक करा लेते और वहां से भाई इस विटामिन की कमी है तो आप वो जायज सी बात है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। तो आपका काम है मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू करना। तो एक मल्टीविटामिन की समस्या आपकी खत्म हो गई। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने पशु को मिनरल मिक्सचर सर दे रहे हैं तो ये जान जाइए कि आपका पशु रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मिनरल्स की पूर्ति है, कोई दूसरा कारण हो सकता है। तो फिर डॉक्टर को बुलाइए, अंदर ओवरी चेक कराइए, कहीं ओवरी में गांठ तो नहीं है, सिस्ट चेक कराइए, कहीं सर्विस में गांठ तो नहीं बनी है, सिस्ट बन गई होगी, बिल्कुल इन्फेक्शन होगा तो आप उसकी दवा डलवाइए, ये भी एक कारण है। उसको अगर दवा डलवा के बचाव करिए। तीसरा सर, फंगस चारे में नहीं लगा होना चाहिए। मतलब अगर चारे में फंगस लगा है ना तो वो भी रिपीट ब्रीडिंग का एक मतलब कारण बनता है। और सर फीड आपका अच्छा होना चाहिए। ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए, उन सबको मिला करके रिपीट ब्रीडिंग को बचाया जा सकता है। अकेले मिनरल मिक्सचर देने से नहीं हो पाएगा, या अकेले आपने पशु को दवा डलवा दी उससे भी रिपीट ब्रीडिंग कवर नहीं होगी, या फंगस आपका चारे में है उसको भी आपने सोचा सही कर दूं, एक नहीं करना पड़ेगा। रिपीट ब्रीडिंग से बचाना है तो पूरे समूह को कवर करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप रिपीट ब्रीडिंग से बच सकते हैं। बहुत सारी क्राइटेरिया जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके फार्म की। तो आपके फार्म में अभी टोटल पशु कितनी है? सर इस समय तो मेरे पास लगभग में 29 के आसपास हैं। अच्छा, जिसमें से एक मेल काफ है। अच्छा, और 14 हीपर है, 14 हीपर है सर। और बाकी वहीं 11-12 आपके पास गाय भैंस मिला के। तो उसके बाद दूध का उत्पादन कितना कर लेते हैं अभी आप? सर इस समय दोनों समय का 75-80 लीटर होता है। अच्छा जी। तो इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप? सर मैं पराग का सेंटर ले आऊँ, वहीं पे मेरा भी दूध चला जाता है, बाकी किसानों का चला जाता है। तो पराग में रेट मिल जाता है बढ़िया? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, तो शुरुआत के दिनों में भी पराग में ही देते हैं? नहीं, इससे पहले मैं अमूल में देता था। अच्छा। और उसके बाद अभी खुद सेंटर ले लिया तो अपना पराग पे जाता है। अच्छा अच्छा। तो दूध बेचने में कभी परेशानी, क्योंकि आप तो पूरे देहात में, बनारस से लगभग आपका 20 किलोमीटर दूर है घर, तो दूध बेचने में कभी परेशानी नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं। तो नए लोगों को मार्केटिंग अगर करना हो शुरुआत में डेयरी फार्मिंग के लिए, तो कहाँ करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए सर, अगर आपके पास दूध 50 लीटर प्लस है जी, तो मैं तो कहूँगा डोर टू डोर पकड़िए, अच्छा रेट मिल जाएगा। जी। और नहीं तो फिर आप मंडी पकड़िए। अच्छा। मान लीजिए 2-3 महीना मंडी का रेट डाउन रहता है, जी जी। लेकिन उसके बाद 7-8 महीना मंडी अच्छी चलती है, आप वहाँ दे लीजिए। अभी जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास डेयरी नहीं होती तो भी मैं दूसरे को देता, लेकिन बनारस लेके नहीं जाता, इसलिए मैं मतलब खुद ही डेयरी ले ली। और अगर आपके पास दूध 25 लीटर 30 लीटर है तब आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं है, मिला जुला के आपका उतना ही पड़ जाएगा। दूध ज़्यादा है तो शहर पकड़िए, दूध कम है तो आप कहीं भी अपना स्टेब्लिश कर लीजिए, किसी दुकान पे, किसी डेयरी पे, जैसे ही आपका मैनेजमेंट बने। लेकिन आप सोच रहे हैं कि घर से गांव में, हमारे यहाँ पे लोग खरीद के नहीं ले जाएंगे, शहर होता तो उठ जाता, गांव में नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने एक बात जिक्र किया कि हीफर्स आपके पास 14 है जी। तो ऐसा थंब रूल माना जाता है कि आपके पास टोटल हर्ड साइज का जो 40% ही आप रख सकते हैं बछिया को, उससे आपका जो डेयरी सस्टेन होता है। तो आप 14 हीफर्स को कैसे मैनेज करें फिर? देखिए सर, मैं यहाँ से जितना आता है जी, और जो हमारे यहाँ चाचा जी काम करते हैं, हाँ, उनका खर्च जी, प्लस इस 14 हीपर का खर्च, टोटल मिला के अगर 1 रुपया भी ना बचे तो भी काम चल जाता है। अच्छा। मतलब यहाँ से पैसा बचाने का अभी प्रयास नहीं है, इन्हीं को तैयार करना है। ये कितने सालों तक आपका चलेगा ऐसे? 2026 लास्ट। 26 उसके बाद अगले साल 6-7 घर के आ जाएंगे, इस साल सॉरी, इस साल 6-7 ब्याह जाएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही प्रॉफिट होने लगेगा। अच्छा जी। तो जी जी बताइए सर, जैसे मेरे पास 14 हीपर है, 14 में से 12 है ब्रीड की, तो 12 दूनी 24 kg ग्रोवर हो गया, लगभग में 750-800 का। फिर उसके बाद 2 और है तो वो भी 1 kg खाते हैं, तो 900 के आसपास का ग्रोवर है। अगर बचाना चाहें तो आज ही 4000 में टरका के 25,000 महीना बचा सकते हैं। अच्छा। सब कुछ करने के बाद भी बच जाएगा, लेकिन फिलहाल में बचाना नहीं है सर। अच्छा। इन पे लगाना है, सब कुछ यही है। 14 हीपर तैयार करना मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूँ। और 14 की 14 में से 12 टॉप बुल की हैं सर,
नॉर्मल बुल की नहीं है कि ये बिल्कुल। गांव के भैंसे से क्रॉस हो गई हैं। हाँ। अच्छे बुल की, भारत के टॉप बुलों के बच्चे हैं वो। तो बहुत से लोगों का मानना है कि हम जितना में पड़िया तैयार करें, बछिया तैयार करें, हम इसे एक अच्छी गाय खरीद सकते हैं 20 लीटर और 25 लीटर वाली। जी तो फिर बछिया क्यों पालन करें, आखिर क्या इससे क्या बेनिफिट होगा? सर देखिए, तो पहले तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जी वो क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, क्या जी। खिला के आपने तैयार करा, हाँ, उसके हाव भाव को, जी। ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया। अच्छा सर। उसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि आपके यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ढली है। जी तो जायज़ सी बात है कि जब हम अपना परिवार छोड़ते हैं, कहीं दूर जाते हैं, वहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। जी जी लेकिन जो यहीं पे है और यहीं पे इस्टेब्लिश है, तो उसको समस्या होनी नहीं है। जी जी दूसरा क्या है कि ब्रीडिंग, एक हीपर को तैयार करने में जैसे नॉर्मल हमारे जैसा पशुपालक है जी जी तो 60 से 70 हज़ार लगेगा, जी ठीक है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल है, जैसे अपना बिहार में है, नाम नहीं याद रहा भैया का उनका, जी जी फिर बाराबंकी में सुधीर भैया, इन लोगों का तो 1.25 लाख 1.5 लाख लगता होगा एक हीपर तैयार करने में, जी जी। क्योंकि वो 40 लीटर प्लस 50 लीटर वाली हैं। हाँ जी हाँ जी और हम तो 20 लीटर 22 लीटर में मान के लिए 60 से 70 हज़ार में तैयार कर रहे हैं। जी जी सर ये बताइए कि 22 लीटर की उदंत बछिया आपको 70 हज़ार में देगा कौन? नहीं देगा, कोई नहीं कोई नहीं देगा ना। और अगर वो देगा भी ना 22 लीटर की, तो 6 दांत देगा, मेल खाई देगा, मेस्टाइटिस से समस्या होगी, कौन जाने प्रोलेप्स दिखाती है, वो भी समस्या होगी। तो इसलिए खुद तैयार करना बेहतर है खरीदने की बजाय। तो खुद तैयार करने में सर हमने जो देखा है, जो चैलेंजेज हमने देखा है कि लोगों को बढ़िया सीमन नहीं मिल पाता। सीमन अगर बढ़िया भी मिलता है तो उसमें पता चलता है एआई टेक्नीशियन उसमें धोखा कर जाते हैं, मतलब किसान हर एक जगह से मार खाता है। तो इन सभी चीजों से आखिर कैसे लोग बचे? देखिए सर, इसमें ना मैं भी एआई टेक्नीशियन का दोष देता था, जी लेकिन जब ग्राउंड पे आए हैं, फिलहाल में पैसा भी लोग ज़्यादा लेते थे, जी लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि किसान जो जागरूक हुआ, वहाँ पे भी एआई टेक्नीशियन ज़्यादा पैसा नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि एआई टेक्नीशियन को ये पता है कि यार ये 200 का सीमेंट मैं लाया हूँ, जी सीधी सी बात है। हाँ किसान को पता है, जी एआई टेक्नीशियन आपके यहाँ गया, जैसे मेरे यहाँ पे आया, तो उनको पता है कि यार इस बुल का सीमेंट भैया को पता है कितने का है, तो वो बंदा अपना 150 रुपये 200 रुपये जोड़ता है, उतना ही पैसा लेगा। अच्छा अब रही बात रिपीट ब्रीडिंग की, यहाँ पे भी एक नहीं रुकती है ना, हाँ, तो उसमें एआई टेक्नीशियन की भी सर गलती नहीं है, अच्छा उसमें हमारी भी गलती है। मिनरल मिक्सचर इस पूरे बनारस जिले में अगर 100 पशुपालक होंगे तो 5 खिलाते हैं, अच्छा 95 खिलाते नहीं। और एआई टेक्नीशियन अगर बोलता है भाई आप मिनरल मिक्सचर खिलाओ, तो उसको चढ़ जाएंगे जी जी कि भाई ये तो 200 रुपये किलो है, 250 रुपये किलो है। अरे भाई लाख रुपए की भैंस बांध रखी, तो 200 रुपये कौन से, मतलब गलत थोड़ी हो। जी वो मतलब उनकी बातों को मानते नहीं है ना। अगर उनके बताए हुए अनुसार भी चलें तो भी पशु को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए सर, ग्राउंड की बात है, जी बिल्कुल। ये सत्यता है। अगर एआई टेक्नीशियन सही भी है, वो बताता भी है कि भाई मिनरल मिक्सचर खिलाइए, तो एक चीज बताइए हमको सर, जी मिनरल मिक्सचर हाथ डलवा के, चेक करवा के, या रिपीट होने के बाद ही लोग क्यों खिलाते हैं? जी पहले खिलाना चाहिए ना, ये समस्या नहीं आएगी। और उसके बाद 10-15 अगर पशु आपके पास हैं, तो जायज़ सी बात है कि 2-3 आपके रिपीटर होंगे ही होंगे, चाहे आप कुछ भी खिला लीजिए। वो तो नॉर्मल वो है, जेनेटिक हो गया वो तो उनका, जेनेटिकली हो तो गया। उनको मत काउंट, उनको छोड़ दीजिए आप। जी जी लेकिन जो मिनरल मिक्सचर खिलाने की बात आ रही है, रिपीट की बात आ रही है, पहले क्यों नहीं खिला रहे हो? जी अब कुछ लोग बोलते हैं कि मिनरल मिक्सचर खिलाना नहीं है। अरे भाई क्या है वो, मतलब कौन से साइंस के हिसाब से आप कह रहे हो? कौन से न्यूट्रिशियन जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाना है? जी मैं कह रहा हूँ कि भारत के टॉप से टॉप आप फीड खिला लीजिए, हाँ। लेकिन आपको मिनरल मिक्सचर बंद नहीं करना है अच्छा जी। चाहे जो सबसे हाई क्लास फीड लग रहा है आपको कि भाई इससे बढ़िया भारत में कोई फीड ही नहीं है, जी जी। फिर भी आपको मिनरल मिक्सचर नहीं बंद करना है, मात्रा कम कर दीजिए। इसी में तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना सर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दावा करते हैं कि हमारा फीड ऐसा है कि मिनरल मिक्सचर आपको इसके अलावा नहीं देना, इसके अलावा कुछ देना ही नहीं है। देखिए सर, मैं एज ए पशुपालक के तौर पर रिकमेंड करूंगा कि ये गलत है। नहीं, फीड मिलर जो होते हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि भैया हमने, मेरा फीड इतना अच्छा है कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं देना नहीं है। सर, मैं इस चीज को नहीं मानता। जी जी मैं पशुपालक हूँ, हाँ, तो मैं पशुपालक के तौर पे बात जी करूंगा। जी किसी भी फीड कंपनी का ना मुझे प्रचार करना है, जी ना जी ही बिल्कुल नाम लेना है, बिल्कुल लेकिन ये टोटली गलत है। अगर आप अच्छा फीड खिला रहे हैं जी जी और किसी पशु की डोज है 50 ग्राम, जी जी। तो आप उसको 25 ग्राम दीजिए। अच्छा ये मतलब जेन्युइन है। जी जी अगर आप देंगे तो आपका मल्टीविटामिन्स की अगर समस्या नहीं होगी, तो 70% रिपीट की समस्या फार्म पे जी जी। कम हो जाएगी। अच्छा लेकिन ये अगर कोई दावा कर रहा है कि नहीं खिलाना चाहिए, तो भैया वो भगवान ही है, फिर अच्छा उसका तो फिर कोई जोड़ नहीं है। जी जो भी दावा कर रहा है जी जी वो तो समझ लीजिए उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो फिर उसी से
उससे मतलब सारी सलाह ली। ज़्यादा समय न लेते हुए अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डेयरी फार्मिंग का जो लाइन है किस तरह के व्यक्तियों के लिए है सर? नहीं सर, यहाँ पे हर व्यक्तियों के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, जी। इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको। कंडीशन तो आई ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, कंडीशन से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं, जैसे मैंने पूछा आपसे कि किस व्यक्तियों के लिए, तो आपने तो कंडीशन दिया कि इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर आप इस लाइन में आएंगी ना। हाँ बिल्कुल सर। अगर आपके पास अंदर से इंटरेस्ट आएगी तो आप बिल्कुल उसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। जी। और कितना टाइम देना पड़ता होगा सर डेयरी फार्मिंग में? देखिए सर, जब मैं काम करता था, हम्म। वे तो चाचा जी हैं, उनके सपोर्ट से काफ़ी मुझे रिलैक्स मिल जाता है। जी जी। तो जब मैं काम करता था तो वहीं 4:30 बजे उठता था, 11 बज जाते थे मुझे अच्छा। सर। यहीं पे जी जी। यहीं पे अपना दूध गर्म करता था, हाँ, पीता था, फिर घर जाता था, 2-2:30 बजे खाना जी, खाता जी, था, 3 बजे फिर वापस आता था, अच्छा। और 7 बजे तक यहीं पे रहता था। जी। तो आप सोच लीजिए 4 से 7 के बीच में 3 घंटे का गैप। अगर इतने पशु को 2 लोग भी संभाल रहे हो घर के, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। जी जी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा पशु को समय देने का 2 टाइम है सर। जी। पहला अपने हाथ से खिलाने का, अच्छा। और दूसरा जब पशु रात को बैठता है जी। और सुबह उठता है। हम्म। ये 2 चीज़ आपने ध्यान ले ली तो इसमें रिपीट ब्रीडिंग भी का भी 50% समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्यों? जैसे यही भैंस है, जी जी। ये रात को 9 बजे बैठी है, 10 बजे। अच्छा अच्छा। आपने क्या करना, खाना खाने के बाद एक चक्कर लगा लो भाई ना, जी जी। तो ये डिस्चार्ज देगी, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये पानी की तरह डिस्चार्ज दी है या मटमैला है। जी जी। ठीक है, आप रात को नहीं देख पाए, सुबह आए, सुबह भी देखा आपने, उसने डिस्चार्ज दिया है। तो रिपीट ब्रीडिंग तो आधा लोग तो जो साइलेंट हीट होती है उसको पकड़ ही नहीं पाते कि मेरा पशु हीट में है। जी, और जी। जब तक ये सुबह और शाम ये काम नहीं होगा तब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे। जो साइलेंट हीट में होगा, डिस्चार्ज देगी, पेशाब करा पता नहीं लगेगा और हीट निकल गई, फिर वो 18 से 24 दिन के बीच में आएगी ना, फिर भी आपने ऐसे करा, फिर लोग बोलते हैं यार मेरी 8 महीने हो गई, हीट में नहीं आ रही। तो ये 2 काम, एक सर अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से दवा देना, जी। और दूसरा सुबह उठने के बाद आपका डेयरी फार्म पे आना उनके पीछे, और शाम को बैठने के बाद उनके पीछे। तो 90% डेयरी फार्म खुलने के बाद बंद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं सर? देखिए सर, जोश में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, जी जी। वो होना ही है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत स्तर से स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी चीज़ को किया जाए ना, तो बंद नहीं होगा। अच्छा। अब जैसे मैंने डेयरी फार्म आपने बंद करने की बात करी ना, तो कुछ पशुपालक ऐसे हैं जो इकट्ठे जाएंगे 10 भैंस लेके आ जाएंगे, अच्छा। और 10 अगर लेके आए तो ये जायज़ सी बात है कि 10 में से 6 प्रेग्नेंट होंगी, तो 4 रिपीट पे परेशान करेंगे आपको। जी जी। अब 10 के बाद 100 लीटर दूध था मान लीजिए, जी जी। अब वो धीरे धीरे 6 महीने बाद वो आ जाएगा 30 लीटर दूध पे, जी। फिर आपको 7 और खरीदनी पड़ेंगी। तो ऐसे न करके पहले 2-3 ले आइए, फिर 2-3 महीने बाद लगता है दूध डाउन, और फिर 2-3 ले आइए, जी। फिर 2-3 ले, मतलब 4 सर्कल बना लीजिए उसका। अच्छा अच्छा। जब चौथा सर्कल आपका आएगा तब तक 5वें जो 3 आपने खरीदी हैं, 2 तो प्रेग्नेंट होंगे, एक में रिपीट मान लिया उसको, तो 2 आगे के लिए आपकी तैयार हो गई। जी। और सर डेयरी फार्मिंग में ना शुरुआत स्तर में झटका नहीं है, साल भर बाद झटका है। अच्छा। शुरुआत स्तर में झटका नहीं है, शुरुआत में मजा आता है। मजा है। बताता हूँ इसका कारण क्या है। जैसे मैंने 3 गाय लाया, जी मैं जी। बाहर से ब्याई लाया, हम्म। 2 का मेल काफ है, 1 का फीमेल है। जी जी। अब मैं ब्रीडर हूँ तो मुझे पता है कि भाई इसको तैयार नहीं करना, नॉन ब्रीड है, किसी तरह खिला पिला के बेच दो। हाँ जी सर। जब वो उसको प्रेग्नेंट करोगे आप, जी और जैसे बच्चा आया, जी। तो एक बच्चा का खर्चा 3 मंथ का 20,000 है। अच्छा। अब 3 है, 3 में से मान के चलिए 2 फीमेल भी आ गई, आपके हिसाब से अच्छे बुल जो आपने लगाए हैं, तो उनको आपको तैयार करना है, तो जी। मिनिमम 5-10 लीटर दूध उनको चाहिए। जी जी। फिर स्टार्टर चाहिए, जी। लिवर टॉनिक चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, जी। तो वो खर्चा आपका साल भर बाद लगेगा। शुरुआत में आपके पास फीमेल जब तक आप तैयार नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा खूब बच रहा है। अच्छा। लेकिन जैसे ही अगले साल 2-3 फीमेल आई, जी जी। और आप अगर उसको तैयार आपको करना है, जी जी। तो आप वहां पे माइनस होना शुरू हो जाओगे आप। अच्छा। अब लोगों को क्या लगता है यार बच तो रहा नहीं कुछ, जी। यहीं बच नहीं रहा कुछ, वहीं पे लोग सोच के साइड होना शुरू कर देते हैं। अच्छा। लेकिन बचेगा सर 4 साल बाद। आज आपने शुरू करा, प्रॉफिट आपको 4 साल बाद होगा। ये डेयरी फार्मिंग में अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तब, नहीं तो रोज का दूध बेचिए, रोज कमाइए, वो तो रोज बचना है। अच्छा। बच्चे नहीं तैयार करने तो रोज बचना है, लेकिन आपको बच्चे तैयार करने हैं तो उसके लिए 3-4 साल का समय। तो आपको अभी डेयरी फार्मिंग से बच नहीं रहे, तो शुरुआत में घर वाले आपको मना नहीं किए थे कि आप डेयरी फार्मिंग मत कीजिए? देखिए मना तो पापा ने बहुत करा, नौकरी करने के लिए पिताजी ने कहा, मतलब छोड़ के नहीं आना है। जी लेकिन एक्चुअली में मेरा मतलब व्यू नहीं था कि मुझे वहाँ रहना है, जी। जी मुझे करना ही यही है। और रही बात बचने न बचने की, तो सर कम से कम 10 लाख का तो 12 लाख का माल तो है ना। जी। जी
तो इतना तो है, आपका एसेट खड़ा है। फिर और अगले साल तक 15-16 तक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बिना अगर दूध पिला के सिर्फ बच्चा तैयार करके जी जी हर साल अगर 4 लाख रुपए बच्चों से मिल जा रहा है बिल्कुल। तो वो तो बच ही रहा है ना, बस उसका तरीका दूसरा हो गया। बिल्कुल बात सही। एक है कि दूध बेच के कोई पैसा कमा ले रहा, कोई बच्चे बेच के कमा लेगा। तो जो बिजनेस फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो बहुत क्रिटिकल सवाल है, जी, क्योंकि आप भी फौज में थे तो वीडियो देखते थे सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना कि जो फौजी भाई डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, जी मतलब उनको लगता है कि मैं घर जा करके पशुपालन करूंगा, जी जी। तो घर आने के बाद सीखने की शुरुआत ना करें, अच्छा, पहले से तैयारी पहले से ही उसकी किताब लेके पढ़ना शुरू करें। जी जी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करें। जी, सर जी। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, जी जी जो फेंकते हैं ना उनको साइड करिए, जी जी कम देखिए लेकिन सुदृढ़ और मजबूत देखिए। जी जी और जैसे कि डॉक्टर हैं कुछ अच्छे, उनको फॉलो करिए, जी जी उनको देखिए, या जो मॉडल बन चुके हैं डेयरी फार्मर जी जी। उनको देखिए, हाँ हाँ और नहीं तो जो अच्छे यूट्यूबर सही ग्राउंड की बात बताते हैं जी जी। उनको देखिए। अच्छा और गूगल बाबा तो हैं ही, आप कुछ भी पूछिए 70% सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर बिना सीखे जी। अचानक आकर के पैसे लगाना, वो लॉस का सौदा हो जाएगा सर। अच्छा अगर आपको करना है तो पहले खुद पढ़िए, खुद सीखिए, धीरे धीरे घर पे एक पशु है तो उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए आज से। अच्छा। जब तक आप रिटायर्ड होंगे साल भर, 2 साल 4 साल में, तब तक आपको 25% अनुभव हो जाएगा। अच्छा जी फिर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।